हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज इस फिजिक्स क्लास में हम लोग आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे। ये आपके फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, और इसमें सबसे पहले हम लोग आज आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, ये आवेश क्या होता है? पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने आवेश के बारे में निश्चित रूप से पढ़ा होगा, जिसमें आपने विद्युत धारा, जब आप लोग विद्युत धारा पढ़ रहे थे उस समय आप लोग आवेश के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें ये कहा गया था कि आवेश जो होता है पदार्थों का मूलभूत गुण होता है, जिसके कारण एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है अथवा प्रतिकर्षित करता है, अर्थात दो पदार्थों के बीच विद्युत बल कार्य करने लगता है। इसमें उस समय जब आपने पढ़ा था तो इसका जो कारण बताया गया था इलेक्ट्रॉनिक संरचना के अनुसार के आधार पर बताया गया था, और वहां पर ये बताया गया था कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है, एटम जो है न्यूट्रल होता है, एटम न्यूट्रल होता है। एटम में ये आपका एटम जो है तीन मूलभूत कणों, मौलिक कणों से मिलकर बना होता है, फंडामेंटल पार्टिकल्स से बना होता है। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है और इसी को ओरबारी सिद्धांत के अनुसार आप जानते हैं पाले में 2, 8, 18 इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। स्टूडेंट्स, जब किन्हीं कारणों से यह इलेक्ट्रॉन एक अगर इसमें से निकल जाता है तो यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस एटम पर धन आवेश की अधिक, एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, मीनिंग दैट इसमें जो है प्रोटॉन की अधिकता हो जाएगी। प्रोटॉन की अधिकता हो जाएगी यानी इस पर धन आवेश हो जाएगा। इस पर कैसा आवेश हो जाएगा? धन आवेश। और यह इलेक्ट्रॉन जिस एटम पर पहुंच जाएगा, अगर सपोज करिए कि ये इलेक्ट्रॉन इस एटम पर पहुंच गया तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, जहां पर एक ऋण आवेश होगा। स्टूडेंट्स, ये जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है, यह जो है यह इलेक्ट्रिसिटी ग्रीस की भाषा इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रिसिटी शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीस की भाषा इलेक्ट्रॉन से उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ होता है एम्बर, जिसका अर्थ होता है एम्बर। स्टूडेंट्स, 600 ईसा पूर्व ग्रीस निवासी ग्रीस देश के मिलेटियस निवासी थेल्स को यह पता था कि जब ऊन अथवा रेशम के कपड़े से एम्बर को रगड़ा जाता है तो एम्बर हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। जो इलेक्ट्रिसिटी शब्द की उत्पत्ति है या रोम, ये ग्रीस की भाषा इलेक्ट्रॉन से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है एम्बर। स्टूडेंट्स, एक एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। कागज के छोटे छोटे टुकड़े ले लें, कागज के छोटे छोटे टुकड़े ले लें और इस पर प्रेस करके, आप आयरन से इसको प्रेस करके आप अपनी टीवी की जो मॉनिटर है, टीवी के स्क्रीन पर इसको अगर रखते हैं तो ये जो कागज के टुकड़े होते हैं इस स्क्रीन पर चिपक जाते हैं। स्टूडेंट्स, और भी एक्सपेरिमेंट किया गया और एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। जैसे प्राचीन काल में साइंटिस्टों ने जो एक्सपेरिमेंट किया, सबसे पहले हम ले लेते हैं सिल्क का एक कपड़ा। सबसे पहले हम सिल्क का एक कपड़ा ले लेते हैं, ये आपका सिल्क है, और एक ग्लास की रॉड ले लेते हैं। सिल्क का एक कपड़ा ले लिए और ये ग्लास का रॉड ले लिए। इस ग्लास के रॉड को सिल्क पर हम रगड़ते हैं।
इस ग्लास की राड को हम क्या करते हैं, सिल्क के कपड़े पर रगड़ते हैं और देखते हैं कि यह ग्लास की राड हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। स्टूडेंट्स, अगर हम दो ग्लास के राड को इस पर रगड़ें, सपोज करें कि दो ग्लास का राड है और इस पर हम रगड़ रहे हैं, दो ग्लास का राड है, इस सिल्क पर हम रगड़ रहे हैं। रगड़ने के बाद हम देखते हैं कि ये दोनों ग्लास एक दूसरे के जब समीप ले आते हैं, ये एक दोनों ग्लास जो है एक दूसरे के जब समीप लाते हैं और तो दोनों ग्लास की राड एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते, यानी ये रिपल्सन होता है। ये ग्लास की राड जो क्या करती है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। जब दो ग्लास की राड को सिल्क के कपड़े पर हम रगड़ते हैं तो दोनों ग्लास की राड एक दूसरे को जो है क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है। दूसरी चीज स्टूडेंट्स, अगर हम बिल्ली के समूर को ले लें और प्लास्टिक की राड को ले लेते हैं, अगर हम बिल्ली की समूर को और प्लास्टिक की राड को ले लेते हैं, मान लीजिए ये प्लास्टिक की राड है, प्लास्टिक की राड को हम प्लास्टिक कर दें और ये बिल्ली का समूर है यानी बिल्ली की खाल है, ये प्लास्टिक राड है। इस प्लास्टिक की राड को अगर हम ले करके इस बिल्ली की समूर के साथ रगड़ते हैं तो हम देखते हैं कि प्लास्टिक की राड भी छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। और यदि दो प्लास्टिक की राड हम ले लें और इन दोनों को बारी बारी से इस पर रगड़ने के बाद हम देखते हैं कि ये दोनों प्लास्टिक की राडें भी, इन दोनों प्लास्टिक की जो दोनों राड हैं, ये दोनों प्लास्टिक की राड एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। ये दोनों प्लास्टिक की राड क्या करेंगी, एक दूसरे को रिपल्सन करेंगी यानी प्रतिकर्षित करती हैं। ये दोनों प्लास्टिक की राड एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिकर्षित करती हैं। स्टूडेंट्स, लेकिन अगर हम एक प्लास्टिक की राड और एक ग्लास की राड ले लेते हैं, यानी एक ग्लास की राड ले लें और एक प्लास्टिक की राड ले लें, दोनों प्लास्टिक की राड को बिल्ली के समूर से रगड़ने के बाद और ग्लास की राड को सिल्क के कपड़े से रगड़ने के बाद दोनों को अगर हम ये आपस में पास में लाएं तो ये दोनों क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। ये दोनों एक दूसरे क्या करेंगी, आकर्षित करेंगी, यानी ये दोनों राड एक के बीच में जो बल लगेगा, अट्रैक्शन का वो लगेगा। ये दोनों के बीच जो बल लगता है अट्रैक्शन का लगता है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि जो हमारे ग्लास पर चार्ज था, ये आपका ग्लास है, सॉरी अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, ATT, दोनों के ग्लास के राड और प्लास्टिक के राड के बीच में जो है कौन सा बल लगता है, अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर हम सरकंडे की बनी हुई दो गोली ले लें, सरकंडे की बनी हुई दो गोली और दोनों को नायलॉन की डोरी से लटका दें, सरकंडे की बनी हुई दो गोली दोनों को नायलॉन से बांध करके लटका देते हैं, एक पतली धागे से बांध करके इसको लटका देते हैं। अब क्या करते हैं, इन दोनों राड को अगर हम ग्लास की प्लेट से स्पर्श कराते हैं, इन दोनों राड को अगर हम ग्लास की प्लेट से स्पर्श कराते हैं, सपोज कीजिए कि इसको भी और इसको भी, दोनों को हम ग्लास से अगर स्पर्श कराते हैं तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल काम करता है, दोनों राड हमारी इस तरह से हो जाती हैं। लेकिन अगर इसके बीच एक गोली को हम इसको एक को करा दें ग्लास से और दूसरी को हम करा दें प्लास्टिक से, तो दोनों के बीच जो है आकर्षण बल उत्पन्न होता है, यानी दोनों गोलियां जो है एक दूसरे से चिपक जाती हैं, दोनों गोलियां एक दूसरे से चिपक जाती हैं। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है
कि जो ग्लास को सिल्क पर रगड़ने के बाद जो आवेश उत्पन्न हुआ था, उस आवेश का नेचर, जो ये विद्युत बल उत्पन्न हुआ था ग्लास को और सिल्क के रगड़ने से जो उत्पन्न हुआ था, इसका मतलब है कि जब हम ग्लास को इस सिल्क से रगड़ते हैं तो इसमें एक ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता है जो इन ग्लास की राडों को प्रतिकर्षित करता है। लेकिन जब प्लास्टिक की राड को हम बिल्ली के समूर से रगड़ते हैं तो आपस में दो प्लास्टिक के राड इस तरह से रगड़ने पर प्रतिकर्षित तो करते हैं, लेकिन ग्लास राड और प्लास्टिक की राड को एक साथ ले आने पर दोनों में आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। मीनिंग दैट कि अब ग्लास राड और प्लास्टिक के राड पर कोई ऐसा गुण अवश्य उत्पन्न हुआ है जो इनके बीच में आकर्षण बल उत्पन्न करता है, और साथ ही साथ ये ग्लास के दोनों राडों में जो ऐसा गुण उत्पन्न हुआ है जो इनके बीच प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करता है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, अगर इस ग्लास को सिल्क के समीप ले आते हैं, सिल्क को स्पर्श कर देते हैं, तो ये ग्लास और सिल्क पृथक पृथक अलग अलग किसी वस्तु को प्रतिकर्षित या आकर्षित नहीं करते हैं, न ही अब ये हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ खींच सकते हैं और न ही आपस में आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उत्पन्न करते हैं। इसका तात्पर्य हुआ क्या कि अब इसमें दोनों जो गुण रगड़ने के कारण उत्पन्न हुआ था, अब यह गुण समाप्त हो गया। अब इसमें ना तो आकर्षण गुण रह गया और ना तो प्रतिकर्षण। मीनिंग दैट जो वह गुण उत्पन्न हुआ था जिसके कारण यह इसको अपनी तरफ खींच रही थी या अपने से दूर कर रही थी, अब यह गुण समाप्त हो गया। स्टूडेंट्स, अमेरिका के एक वैज्ञानिक, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ये बताया कि जब हम ग्लास को सिल्क की राड पर रगड़ते हैं तो इसमें जो चार्ज उत्पन्न होता है और जो प्लास्टिक की राड को समूर से बिल्ली के समूर से रगड़ते हैं, जो प्लास्टिक के राड में जो चार्ज होता है, ये दोनों विपरीत हैं। अर्थात ग्लास की राड पर जो चार्ज होगा और इस सिल्क की राड पर जो चार्ज होगा, ये दोनों चार्ज आपस में विपरीत हैं। इस विपरीत चार्ज होने के कारण क्या हुआ कि जब ये मिलते हैं तो फिर न्यूट्रल हो जाते हैं। यह सेम उसी तरह से होता है जिस तरह से कि दो राशियों का योग, दो अंकों का योग अगर ये विपरीत होते हैं तो उनको जोड़ दिया, उनका बीजगणितीय योग जो है शून्य होता है। समान प्रकृति, समान परिमाण के दो धन राशियों, एक धन राशि हो एक ऋण राशि हो, जैसे -2 + 2 ये मिलकर के 0 हो गया, यानी एक धनात्मक एक ऋणात्मक, इस तरह से दोनों मिलकर के अगर 0 हो जाते हैं, इसका मतलब है कि एक पर गुण धनात्मक होता है, दूसरे पर गुण ऋणात्मक होता है। इसका मतलब है कि एक पर धनात्मक है, दूसरे पर ऋणात्मक है। अर्थात ग्लास की राड को जब हम सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं तो ग्लास पर एक प्रकार का चार्ज उत्पन्न होता है, एक प्रकार का गुण उत्पन्न, जिसका नेचर अगर धनात्मक है तो सिल्क पर जो नेचर उत्पन्न होगा वह ऋणात्मक होगा। एक परंपरा बनाई गई स्टूडेंट्स कि ग्लास के प्लेट को, ग्लास के आपके राड को अगर सिल्क पर रगड़ते हैं तो ग्लास पर जो चार्ज होता है वो धनात्मक होता है। ये हमारी परंपरा है क्या कि जब ग्लास के राड को सिल्क के कपड़े पर रगड़ते हैं तो ग्लास पर जो चार्ज उत्पन्न होता है वह धनात्मक होता है, और जो सिल्क पर चार्ज उत्पन्न होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, यानी इस पर ऋण आवेश होगा, इस पर धन आवेश होगा। इसी तरह से बिल्ली के समूर को जब प्लास्टिक के राड से रगड़ते हैं तो प्लास्टिक पर ऋण आवेश आ जाता है और समूर पर इस पर धन आवेश आ जाता है, इस पर धनात्मक आवेश होता है। यानी धन आवेश क्या है, ऋण सबसे पहले चीज तो ये हो गया कि आवेश क्या है, तो उसका उत्तर ये होगा आवेश
प्रत्येक पदार्थों का मूलभूत गुण है। मीनिंग दैट चार्ज इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज जो आवेश है प्रत्येक पदार्थों का मूलभूत गुण है, जिसके कारण पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं, अथवा हम कह सकते हैं पदार्थों के बीच विद्युत बल कार्य करता है। पदार्थों के बीच विद्युत बल कार्य करता है, अथवा हम ये कह सकते हैं कि यह एक मूलभूत गुण है। आवेश पदार्थों का एक मूलभूत गुण है, जिसके कारण ये वस्तुएं क्या होती है, पदार्थ क्या विद्युतमय हो जाती हैं। मीनिंग दैट चार्ज इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ऑल द मैटर्स बिकम इलेक्ट्रिफाइड। विद्युतमय हो जाते हैं, सभी पदार्थ क्या होते हैं, विद्युतमय हो जाते हैं। लेकिन कब, जब वो आपस में रगड़े जाते हैं, जब वो आपस में रगड़े जाते हैं। स्टूडेंट्स चार्ज कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार का हो गया। क्या, एक धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। परंपरा हमारी है कि ग्लास के राड को अगर हम सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं तो ग्लास के राड पर जो चार्ज उत्पन्न होता है उसको धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज, और प्लास्टिक की राड को बिल्ली के समूर से जब रगड़ते हैं तो प्लास्टिक की राड पर जो चार्ज होता है उसको ऋण आवेश कहते हैं। स्टूडेंट्स एक प्रश्न उठता है, क्या ग्लास पर हमेशा धन आवेश उत्पन्न होता है? क्या जो ग्लास राड है, कांच की राड है, इस पर क्या हमेशा धन आवेश ही उत्पन्न होता है? तो इसका उत्तर होगा नहीं, ग्लास की राड पर हमेशा धन आवेश उत्पन्न नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब ग्लास की राड को फ्लालैन से रगड़ा जाता है तो ग्लास की राड पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। मीनिंग दैट परिस्थिति क्या है, हम ग्लास की राड से किस पर रगड़ रहे हैं, सिल्क या ऊन पर रगड़ रहे हैं तो धन आवेश, फ्लालैन के कपड़े पर रगड़ रहे हैं तो ये ऋण आवेश होता है। स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि जो चार्ज उत्पन्न होता है वह जो है धातुओं के बीच परस्पर जो घर्षण बल होता है, इसके कारण जो इलेक्ट्रॉन होता उसके उत्सर्जन अथवा इलेक्ट्रॉन के ग्रहण के कारण उत्पन्न होता है। सबसे पहले स्टूडेंट हम लिखेंगे यहाँ पर क्या कि आवेश क्या होता है। सबसे पहले लिखेंगे आवेश, इसको मिटा दें, ये आपको एक केवल कॉन्सेप्ट है, मिटा दें इसको। चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं आवेश, चार्ज। सबसे पहले हम लिखेंगे आवेश क्या स्टूडेंट्स, ये आपका यहां से शुरू होता है। व्हाट इज चार्ज, लिखेंगे पदार्थों का वह मौलिक गुण, पदार्थों का वह मौलिक गुण का वह मौलिक गुण पदार्थों का वह मौलिक गुण, फंडामेंटल या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। मौलिक को लिख ले इंट्रिंसिक, निजी गुण, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। पदार्थों का वह मौलिक गुण जिसके कारण इनके बीच में, जिसके कारण इनके बीच विद्युत बल उत्पन्न हो जाता है। इनके कारण, जिसके कारण इनके बीच विद्युत बल उत्पन्न हो जाता है, अथवा पदार्थों का वह मौलिक गुण, पदार्थों का वह मौलिक गुण
पदार्थों का वह मौलिक गुण जिसके कारण पदार्थ विद्युतमय इलेक्ट्रीफाइड, जिसके कारण पदार्थ विद्युतमय हो जाते हैं, आवेश कहलाता है। आवेश कहलाता है। आवेश क्या है स्टूडेंट्स? पदार्थों का वह मौलिक गुण जिसके कारण इनके बीच विद्युत बल उत्पन्न हो जाता है, अथवा पदार्थों का वह मौलिक गुण जिसके कारण पदार्थ विद्युतमय हो जाते हैं, आवेश कहलाता है। स्टूडेंट्स आगे लिखेंगे, आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है। नंबर एक, आप पहले बता दिया था, एक होता धनात्मक आवेश और जिसको कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश या निगेटिव चार्ज। या निगेटिव चार्ज। स्टूडेंट इसको नोट कर लें, इसको नोट कर लें, नोट कर लें। तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज शुरू करते हैं। नोट कर लें, चलिए पास करके नोट करिएगा। अब पहले हेडिंग देंगे धनात्मक आवेश। पहली हेडिंग देंगे आप क्या? धनात्मक आवेश। आगे लिखेंगे धनात्मक आवेश। नंबर एक, धनात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज। इसमें लिखें क्या? परंपरा के अनुसार, पहले यही परिभाषा लिख लें। परंपरा के अनुसार कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े से रगड़ने पर परंपरा के अनुसार कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ पर जो आवेश उत्पन्न होता है, कांच की छड़ पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे धनात्मक आवेश कहते हैं। उसे धनात्मक आवेश कहते हैं। अथवा दूसरी हेडिंग क्या देंगे? मूलभूत कण इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश प्रकृत होती है। आगे लिख लेंगे मूलभूत कण। ये भी है, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। तो लिखेंगे मूलभूत कण प्रोटॉन पर जो आवेश होता है। लिखेंगे मूलभूत कण या मूलभूत या मौलिक कण। लिखेंगे मूल कण प्रोटॉन
प्रोटॉन पर आवेश की जो प्रकृति होती है, मूल कण प्रोटॉन पर आवेश की जो प्रकृति होती है, उसे धन आवेश कहते हैं। मूल कण प्रोटॉन पर जो आवेश की प्रकृति होती है उसे धन आवेश कहते हैं। अथवा जब किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो से इलेक्ट्रॉन एक या कई इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो परमाणु पर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो परमाणु पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे धन आवेश कहते हैं। जब किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो परमाणु पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे धन आवेश कहते हैं। यानी एक इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा, आप ध्यान दें कि अगर ये आपका न्यूट्रॉन है यहाँ पर और प्रोटॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को अगर हमने निकाल दिया तो इस पर जानते हैं कि एक धन आवेश की अधिकता हो जाएगी, इस पर जो आवेश बनेगा, अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो यहाँ पर धन आवेश बनेगा। स्टूडेंट्स को नोट कर ले तो आगे जो है ऋण आवेश नोट करें, इसको नोट कर लिया। अब दूसरा लिखेंगे ऋण आवेश, या ऋणात्मक आवेश। दूसरा लिखेंगे ऋणात्मक आवेश, या नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज या ऋणात्मक आवेश। क्या लिखेंगे इस पे? परंपरा के अनुसार क्या होता है, प्लास्टिक के रॉड को जब बिल्ली की समूर से रगड़ा जाता है तो प्लास्टिक की रॉड पर जो चार्ज आता है उसे हम ऋणात्मक आवेश कहते हैं। इसको भी लिख ले पहले हम। परंपरा के अनुसार प्लास्टिक की छड़ को जब बिल्ली के समूर से रगड़ा जाता है तो मीन्स बिल्ली की खाल से बिल्ली की समूर से रगड़ा जाता है तो प्लास्टिक की छड़ पर जो आवेश उत्पन्न होता है तो प्लास्टिक की छड़ पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे ऋण आवेश कहते हैं या ऋणात्मक आवेश कहते हैं। उसे ऋणात्मक आवेश कहते हैं। अथवा स्टूडेंट्स, मूल कण इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की प्रकृति होती है उसे ऋणात्मक आवेश कहते हैं। लिखेंगे मूल कण
इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की प्रकृति होती है उसे ऋणात्मक आवेश कहते हैं। उसे ऋणात्मक आवेश कहते हैं। और अथवा क्या हो जाएगा, जब किसी परमाणु पर जब किसी परमाणु पर जब किसी परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है तो, या जब किसी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है तो जब किसी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है तो परमाणु पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। स्टूडेंट्स इसको नोट कर ले, नोट कर ले इसे। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। हेडिंग देंगे, नोट कर लें इसको पहले। चलिए पास करके नोट करिएगा। अब आगे लिखेंगे आवेश के गुण। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। आवेश के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहला गुण क्या होगा स्टूडेंट्स, आप जानते हैं दो आवेशों के बीच बल लगता है जिसको हम विद्युत बल कहते हैं। पहला क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड देयर नेचर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड देयर नेचर, यानी विद्युत बल तथा उसकी प्रकृति। इसकी हेडिंग क्या है, विद्युत बल तथा उसकी प्रकृति। लिखेंगे क्या, दो आवेशों के बीच बल कार्य करता है। दो आवेशों के बीच क्या कार्य करता है, एक बल कार्य करता है जिसको हम विद्युत बल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, विद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या स्थिर विद्युत बल कहते हैं। उसका नेचर क्या होता है, विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल, जबकि सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इसको लिख लेंगे क्या, दो आवेशों के बीच एक बल कार्य करता है दो आवेशों के बीच एक बल कार्य करता है जिसे विद्युत बल कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, या इलेक्ट्रिक फोर्स। सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण, सजातीय आवेशों के बीच
सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण जबकि विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। आकर्षण बल कार्य करता है। दो आवेशों के बीच एक बल कार्य करता है जिसे विद्युत बल कहते हैं। सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण तथा विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण। जैसे प्लस और प्लस क्या होगा रिपल्सन, प्रतिकर्षण। और माइनस माइनस के बीच क्या होगा रिपल्सन। उसी तरह से प्लस और माइनस के बीच क्या होगा आकर्षण, अट्रैक्शन। यानी अगर हम आवेश को इस तरह कह दें Q प्लस और Q प्लस, इसके बीच में क्या होगा प्रतिकर्षण, और Q प्लस और Q माइनस ये क्या होगा अट्रैक्शन। इसी तरह से सजाती क्या होगा Q माइनस और Q माइनस, तो ये क्या हो जाएगा दोनों के बीच प्रतिकर्षण होगा। स्टूडेंट इसको नोट कर लें, इसको नोट कर लें। चलिए पास कर नोट करिएगा। अब अगला लिखेंगे आवेशों का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज स्टूडेंट्स, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास। उसी तरह से आपको पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, चार्ज को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसका मतलब है किसी आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होता है, उसका कुल चार्ज होता है वो क्या होता है नियत होता है। यानी इसको हम लिख लेंगे क्या, किसी आइसोलेटेड, किसी विलगित निकाय, किसी विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, कोई भी एक सिस्टम ले लिया जाए जो इसके बगल के कोई भी सिस्टम हो उसका इस पर कोई प्रभाव ना पड़े। यानी यहां से ना तो एनर्जी ले ना एनर्जी दे, ना तो चार्ज जा पाए ना तो चार्ज आ पाए। यानी ये इसके जो बगल का जो सिस्टम है वो या वायुमंडल है उसी इसका किसी भी तरह का आदान प्रदान ना हो। लिखते हैं किसी विलगित निकाय का आवेश, किसी विलगित निकाय का आवेश नियत होता है। किसी विलगित निकाय का आवेश नियत होता है। इसका मतलब क्या है, आवेश को अर्थात आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है अथवा और ना ही नष्ट किया जा सकता है। और ना ही नष्ट किया जा सकता है।
इसे केवल एक निकाय से दूसरे निकाय में, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में स्थानांतरित किया जा सकता है। स्थानांतरित, ट्रांसफर, इसे केवल एक निकाय से दूसरे निकाय में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे केवल एक निकाय से दूसरे निकाय में स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे स्टूडेंट मान लीजिए कि यहाँ पर 4e चार्ज था, यहाँ पर +4e चार्ज था, और ये यहाँ से ये 2e चला गया आपका चार्ज, तो ये यहाँ पर कितना बच गया, यहाँ पर 2e प्लस चार्ज चला गया, या माइनस चार्ज कर दें तो माइनस होगा। यहाँ से माइनस चार्ज 2e चला गया तो यहाँ बचा कितना, 2e बच गया, और यहाँ भी 2e, कुल मिलाकर के 4e है, कुल मिलाकर के 4e है। यानी यह ना तो नष्ट हुआ ना तो उत्पन्न हुआ, बल्कि कुल मिलाकर के ये जो है इसका मान जितना पहले था उतना अब भी है। कब, स्थानांतरण के पूर्व और स्थानांतरण के बाद भी इन दोनों का इसका मान जो है नियत है। नोट कर लें इसको। अगला, इसकी अगली प्रॉपर्टी इसकी हम लिखेंगे आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। क्या लिखेंगे, आवेशों की योज्यता, आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। आवेशों की योज्यता का मतलब है किसी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसी निकाय का कुल आवेश, किसी सिस्टम का कुल आवेश उसमें उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग क्यों, अगर धनात्मक होगा तो धन और ऋणात्मक होगा तो ऋण, सबको जोड़ करके इसका जो मान होगा वह क्या होगा, बराबर होगा। इसका योग जो होगा वह मान उसके आवेश के बराबर होगा। लिखेंगे किसी निकाय का कुल आवेश, किसी निकाय का कुल आवेश, कुल आवेश उसमें उपस्थित, किसी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों की, सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। आवेशों के बीजगणितीय, अलजेब्राइक सम के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मान लीजिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक सिस्टम ये है, इसमें कुल आवेश है +5e -2e +6e -3e +2e, इस तरह से इस पर है। तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, अगर आवेश को Q से लिखे तो क्या हो जाएगा, Q बराबर क्या होगा, +5e और +-2e +6e और +-3e और +2e, इसको जोड़ दें, Q बराबर होगा 5, 6, 11, 11, 12, 13, 13e -2 और 3, 5, -5 कर दीजिए, 5e बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा 13 में से 5 निकालेंगे, प्लस बचेगा 8e। इसका कुल आवेश कितना होगा, 8e।
जोड़ दें इसे, 5 6 11 12 13, 13 में से 5 घटा दें 8 होगा, 8 ही। स्टूडेंट इसको नोट कर लें, नोट कर लें इसको। अगली हेडिंग हम देंगे आवेश की न्यूनतम मात्रा। पास करके नोट करिएगा। अगली हेडिंग देंगे, इसकी अगली प्रॉपर्टी है आवेश की न्यूनतम मात्रा। आवेश की न्यूनतम मात्रा। अगली हेडिंग देंगे आवेश की न्यूनतम मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज। मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज। आवेश की न्यूनतम मात्रा, मूल कण इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश, मूल कण इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पर जो आवेश की मात्रा होती है वही आवेश की सबसे न्यूनतम मात्रा होती है। मूल कण इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पर जो आवेश की मात्रा होती है वही आवेश की सबसे न्यूनतम मात्रा होती है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? -1.6 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन पर +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यानी इस पर जो मात्रा होगी वही अब तक की ज्ञात आवेश की सबसे न्यूनतम मात्रा है। यानी इसको हम कह सकते हैं मूल कण इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन पर, मूल कण इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन पर आवेश की जो मात्रा होती है, पर आवेश की जो मात्रा होती है, मूल कण इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन पर आवेश की जो मात्रा होती है उसे आवेश की न्यूनतम मात्रा कहते हैं। आवेश की न्यूनतम मात्रा कहते हैं। मूल कण इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन पर आवेश की जो मात्रा होती है उसे आवेश की न्यूनतम मात्रा कहते हैं। आवेश की न्यूनतम मात्रा इलेक्ट्रॉन पर कितनी होती है? इलेक्ट्रॉन पर हम क्या लिखते हैं? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन पर कितनी होती है? इस पर क्या होती है? प्लस होता है, ये हो गया +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसको स्टूडेंट्स हम जो है न्यूनतम मात्रा को हमेशा ई से दिखाते हैं। ई पर का मतलब इलेक्ट्रॉन पर जो है, इसको हालांकि पी से भी दिखाया जा सकता है जो प्रोटॉन पर आवेश हो, लेकिन ज्यादातर किताबों में जो न्यूनतम मात्रा है हम इसको ई से दिखाते हैं। स्टूडेंट इसको नोट कर ले। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमको पढ़ना है, इसकी प्रॉपर्टी, वह है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगला जो इसकी हेडिंग है इसको पहले नोट कर ले। चलिए लिख लिया आपने, मिटा दे इसको। चलिए अगली हेडिंग लिखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या आवेशों का क्वांटीकरण। आगे लिखेंगे आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण या इसी को कहते हैं एटॉमिसिटी ऑफ चार्ज, परमाणुकता।
इसी को बोलते हैं एटॉमिसिटी ऑफ चार्ज। एटॉमिसिटी ऑफ चार्ज भी इसको बोलते हैं। मिल्टन से अपने आयल ड्रॉप मॉडल पर इस क्वांटीकरण के सिद्धांत को या क्वांटीकरण का जो नियम है, जो अभी मैं आपको बताऊंगा, उन्होंने इसको सिद्ध किया। उन्होंने इस चार्ज को जो है एटम ऑफ चार्ज बोला। इसको पार्टिकल को जो है एटम ऑफ चार्ज, उन्होंने क्या कहा, विद्युत का परमाणु है, एटम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोला। चलिए सबसे पहले देखते हैं आवेश का क्वांटीकरण है। व्हाट इज क्वांटाइजेशन? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है नॉट कंटिन्यूअस बट डिस्क्रीट। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कंटिन्यूअस नहीं है, रेगुलर नहीं है, बल्कि इरेगुलर या हम कह सकते डिस्क्रिएट है। जो हम आवेश की चर्चा करते हैं, जो हम आवेश को अध्ययन करते हैं या जो जानते हैं, यह जो है कंटिन्यूअस नहीं है, यह बल्कि जो है विविक्त है। यह आवेश की न्यूनतम मात्रा ई का पूर्ण गुणक होता है, इसका कोई फ्रैक्शन नहीं होता। यह जो है आवेश की न्यूनतम मात्रा ई जिसको हम बोलते हैं, उसका पूर्ण गुणक होता है, इसका कोई फ्रैक्शन नहीं होता है। मीनिंग दैट हम कह सकते हैं किसी निकाय का कुल आवेश, आवेश की न्यूनतम मात्रा ई का पूर्ण गुणक होता है, अर्थात इसका कोई भिन्नात्मक मान नहीं होता है। इसको हम लिख लेंगे। आवेशों क्वांटीकरण का मतलब क्या है? किसी निकाय का कुल आवेश, किसी निकाय का आवेश यानी किसी निकाय का कुल आवेश, आवेश की न्यूनतम मात्रा, आवेश की न्यूनतम मात्रा, आवेश की न्यूनतम मात्रा ई का पूर्ण गुणक होता है, पूर्ण गुणक होता है। अर्थात यदि किसी निकाय पर, यदि किसी निकाय पर, अर्थात यदि किसी निकाय पर आवेश की कुल मात्रा क्यू है, तो पर आवेश की कुल मात्रा, कुल मात्रा क्यू हो, तो क्यू बराबर होगा प्लस माइनस एन ई। अर्थात जहां एन एक पूर्णांक है, आगे लिख लेंगे, जहां एन एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, या तो कोई नहीं रहेगा, कोई भी आवेश नहीं रहेगा, या एक ई रहेगा, 2 ई रहेगा, 3 ई रहेगा, 4 ई रहेगा, इसका कोई फ्रैक्शन यानी 2/3 ई, जैसे 2/3 ई, 4/3 ई, इस तरह का कोई मान नहीं होता है। स्टूडेंट्स, आधुनिक शोध के अनुसार कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स खोजे गए हैं जिसका आवेश की मात्रा आपके 2/3 ई प्लस माइनस 3/2 ई इस तरह की होती है, लेकिन इसको जो है अभी कोई पार्टिकल, आवेश का पार्टिकल नहीं माना, जिसको हम क्वार्क कहते हैं, इसको हम क्वार्क कहते हैं। स्टूडेंट इसको नोट कर लें। इस क्वांटीकरण सिद्धांत का जो है पहली बार पुष्टि जो है मिल्टन ने अपने आयल ड्रॉप मॉडल के आधार पर किया था। उन्होंने उसके आधार पर बताया था, अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर, कि जो आवेश की मात्रा होती है किसी आयल के बूंद पर, जो आवेश की मात्रा उन्होंने ज्ञात किया, उन्होंने देखा कि जो आवेश की मात्रा वह ई का ई का पूर्ण गुणक है, यानी 1 गुना 2 गुना 4 गुना 100 गुना, इस तरह से इसका कोई गुणांक नहीं है। स्टूडेंट्स, अगर हम ये मान लें कि पूरे इनवर्स में, सपोज करें पूरे इनवर्स में ई n1 इलेक्ट्रॉन है,
पूरे इनवर्स में n1 इलेक्ट्रॉन और n2 प्रोटॉन है। पूरे इनवर्स में n1 इलेक्ट्रॉन है और n2 प्रोटॉन है। मीनिंग दैट अगर आवेश की पूरे इनवर्स का आवेश यानी चार्ज ऑफ इनवर्स क्या निकालेंगे हम? चार्ज ऑफ इनवर्स Q बराबर क्या हो जाएगा? n1 इलेक्ट्रॉन n1e, आप जानते हैं E पर माइनस चार्ज होता है तो माइनस E कर दें, प्लस n2e की जगह P कर दें हम, प्रोटॉन पर P आवेश अगर है तो ये हो जाएगा Q बराबर हो जाएगा n2p प्लस n माइनस n कर दें n1e माइनस n1e। आप जानते हैं आवेश की जो मात्रा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर दोनों पर बराबर होती है, केवल इसका साइन चेंज होता है, प्रोटॉन पर प्लस इलेक्ट्रॉन पर माइनस। इसको यहाँ पर हम E लिख सकते हैं। मीनिंग दैट Q बराबर आपका हो जाएगा n2e माइनस n1e, या Q बराबर हो जाएगा n2 माइनस n1, यहाँ पर हो जाएगा E। पूरे यूनिवर्स का आवेश है ये, पूरे यूनिवर्स का आपका आवेश आएगा। स्टूडेंट इसको नोट कर ले, नोट कर ले। तो अगला टॉपिक है आपका यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश का मात्रा। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वांटाइजेशन थ्योरी पर एक चीज और आपको ध्यान देना है कि जो आवेश की मात्रा जो हम लिखते हैं आपको इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलम, ये मात्रा बहुत ही कम है। वास्तव में अगर स्थूल रूप से देखा जाए तो आवेश की मात्रा बहुत अधिक होती है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, जिसके कारण हम इसके डिस्क्रिएट नेचर को छोड़ करके इसके कंटिन्यूअस नेचर पर ही हम विचार करते हैं। यानी हम वहां पर क्या करते हैं कि माइक्रोस्कोपिकली अगर हम देखें तो यह डिस्क्रिएट नेचर होता है, यानी विविक्त अवस्था में होता है, क्वांटाइज्ड होता है। लेकिन स्थूल रूप से अगर हम देखें, किसी बॉडी के बारे में अध्ययन करें, तो चूंकि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी अधिक होगी कि हम एज ए होल पूरे को एक जो आपका क्वांटाइजेशन नेचर है इसको इग्नोर करके उसका कंटिन्यूअस नेचर ही ग्रहण करते हैं। इसको नोट कर लें। अब आगे हम लिखेंगे विद्युत आवेशों का मात्रक, विद्युत आवेश का मात्रक। अगला होगा आगे हम लिखेंगे आवेश का मात्रक, यूनिट ऑफ चार्ज। आवेश का मात्रक, यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज। स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं बता दूं, जो आवेश का मात्रक होता है कूलाम होता है। आवेश का जो मात्रक होता है कूलाम होता है। इसको परिभाषित करते कैसे करते हैं, कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा, Q बराबर I/T आपने पढ़ा होगा, जहां I विद्युत धारा है, I क्या है आपका विद्युत धारा, और T क्या है समय है, और Q क्या है आवेश है। Q क्या है आवेश है। अगर इससे मैं परिभाषा दूं, लिखूंगा यदि T बराबर 1 तथा 1 सेकेंड तथा I बराबर 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, तो क्या होगा Q बराबर होगा 1 कूलम। Q बराबर हो जाएगा 1 एम्पियर गुणे 1 सेकेंड, जिसको बोलेंगे हम क्या 1 कूलम। जिसको बोलेंगे 1 कूलम। इसका मतलब क्या है, 1 कूलम आवेश की वह मात्रा है जो किसी
चालक में 1 सेकंड प्रवाहित होकर 1 एम्पियर की धारा उत्पन्न कर देगा। या 1 कूलाम आवेश की वह मात्रा है जो किसी चालक में 1 सेकंड में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यानी 1 कूलाम आवेश के द्वारा किसी चालक में 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। कह सकते हैं 1 कूलाम आवेश की वह मात्रा है जो किसी चालक में 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करती है। इसको लिख लेंगे। अतः स्पष्ट है कि 1 कूलाम आवेश की वह मात्रा है जो किसी चालक में 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर दे। 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर दी। स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी इसका जो मात्रक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसका मात्रक होता है, अगर हम चाहे लिख लें, और होता है इसका अन्य मात्रक है 1 कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁻⁹ ESU। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इस तरह होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, मीनिंग दैट 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बराबर होती है 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बराबर होता है 3 × 10⁻10 ESU। 3 × 10⁻10 ESU। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम इसको, ऐसे लिख दें 10 × 3 × 10⁻10 ESU। या इसकी जगह 1 कूलाम लिख दें, ये हो जाएगा 10 कूलाम। यानी 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बराबर होता है 10 कूलाम। 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बराबर होता है 10 कूलाम। इस तरह स्टूडेंट्स इसका सबसे बड़ा मात्रक फैरेड होता है। 1 फैरेड बराबर होता है 96,500 कूलाम। 1 फैरेड बराबर होता है 96,500 कूलाम। और आप जानते हैं कि माइक्रो में भी छोटा होता है, तो 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻6 कूलाम, या 1 नैनो कूलाम बराबर होगा, नैनो कूलाम बराबर हो जाएगा 10⁻9 कूलाम। इस तरह से इसके छोटे और बड़े मात्रक होते हैं, इसके छोटे और बड़े मात्रक होते हैं। नैनो कूलाम स्मॉल एन से न्यूटन हो जाएगा। नोट कर लें इसको। नोट कर लिया? चलिए पास करके नोट करिएगा। अगला हम देखते हैं आवेशों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अगला टॉपिक है हमारा आवेशों का वितरण। इसकी अगली प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। आवेशों का वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आवेशों का वितरण, आवेशों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब है? कहते हैं जब 2 आवेशित वस्तुओं को जोड़ते हैं, सपोज कीजिए
ये आपकी आवेशित वस्तु ये है, इस पर चार्ज Q1 है मान लो, और एक वस्तु जो है आपकी इसकी चार्ज Q2 है, ये Q1 है, ये Q2 है, दोनों को जोड़ दिया गया। जब दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो आवेश दाब के कारण जिधर का आवेश अधिक होगा उसके विपरीत दिशा में जाएगा, यानी आवेशों का वितरण शुरू हो जाएगा। ये तब तक चलेगा जब तक कि दोनों का पर आवेश समान ना हो जाए। अर्थात समान होने का मतलब दोनों पर कितना आवेश हो जाए, दोनों को जोड़ दे Q1 प्लस Q2/2 हो जाए, दोनों पर आवेश समान ना हो जाए तब तक आवेशों का वितरण होगा। अर्थात जब दो आवेशित निकाय को किसी चालक द्वारा जोड़ देते हैं या स्पर्श कराते हैं तो आवेशों का वितरण तब तक होने लगता है, आवेशों का स्थानांतरण, आवेशों का वितरण तब तक होने लगता है जब तक कि दोनों पर आवेश समान ना हो जाए। लिखेंगे, जब किसी दो आवेशित निकाय को जब आवेशित निकाय को किसी आवेशित निकाय को स्पर्श कराते हैं, तो सीधे जोड़ते नहीं बल्कि स्पर्श करा दीजिए, वो स्पर्श कराते हैं तो आवेशों का स्थानांतरण, जब आवेशित निकाय को स्पर्श कराते हैं तो आवेशों का स्थानांतरण तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों निकाय पर आवेश की मात्रा समान ना हो जाए। समान यानी बराबर। जब आवेशित निकाय को स्पर्श कराते हैं तो आवेशों का स्थानांतरण तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों निकाय पर आवेश की मात्रा समान ना हो जाए। यानी हम कहेंगे स्पर्श कराने के बाद प्रत्येक, एक फार्मूला लिख लेंगे बहुत काम आएगा, जैसे दोनों का योग बटे इसकी संख्या 3 होता तो Q1 Q2 प्लस Q3 बटे 3 कर देते। यानी लिखेंगे, ये फार्मूला आगे काम करेगा, और स्पर्श कराने के बाद प्रत्येक निकाय पर आवेश की मात्रा लिख लें, ये बराबर हो जाएगा सभी निकाय का कुल आवेश या सभी वस्तुओं का कुल आवेश सभी निकाय का कुल आवेश बटी निकाय की संख्या। निकाय की संख्या। अगर स्टूडेंट्स मान लें कि हमारे पास जो स्पर्श कराने के बाद प्रत्येक निकाय पर चार्ज Q1 आ रहा है, Q डैश आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डैश डैश Qn बटे हो जाएगा n, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डैश अप टू
क्यू एन तक, यानी एन टाइम्स सबके आवेश को जोड़ देंगे और आवेश जो बॉडी है उनकी संख्या 1 2 3 4 यानी एन तक है, एन से भाग दे देंगे। स्टूडेंट इसको नोट कर लें। नोट कर लिया। चलिए अब उसके बाद स्टूडेंट देखते हैं आवेशन की विधियां, कैसे आवेशित किया जाता है। आगे लिखेंगे आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां, मेथड ऑफ चार्जिंग। आवेशन की विधियां, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। आवेशन की विधियां। तो स्टूडेंट्स ये विधियां क्या होती हैं? एक होता है चालन, कंडक्शन, 3 विधि होती है जिसको बोलते हैं चालन। और दूसरी विधि होती है कंडक्शन के बाद होता है इंडक्शन, जिसको हम बोलते हैं प्रेरण। और तीसरा विधि होती है फ्रिक्शन, जिसको बोलते हैं घर्षण। कंडक्शन, इंडक्शन, फ्रिक्शन, 3 विधि है आवेशन करने की, आवेशित चार्जिंग करने की 3 विधि। कंडक्शन, कंडक्शन विधि का मतलब होता है कि एक चार्ज बॉडी है, ये एक चार्ज बॉडी है और एक अनचार्ज बॉडी है। मान लीजिए इसको, ये अनचार्ज है, ये आपका चार्ज है और ये है आपका अनचार्ज। अब कंडक्शन में क्या करते हैं, इसको ऐसे जोड़ देते हैं या इसको स्पर्श करा देते हैं। इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे स्पर्श करा देंगे। जैसे ही इसको स्पर्श कराएंगे तो इसका चार्ज, इसका चार्ज जो है स्थानांतरण आवेश का होगा, यानी ये भी प्लस हो जाएगा। कब तक होगा? जब तक कि दोनों का आवेश समान ना हो जाए। यानी किसी निकाय को, किसी वस्तु को आवेशित करने की वह विधि जिसमें एक आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु से स्पर्श करा दिया जाए। किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित करने की वह विधि, किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित करने की वह विधि जिसमें किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से स्पर्श करा दिया जाए अथवा किसी चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाए, ऐसी विधि को हम क्या कहते हैं? कंडक्शन कहते हैं, चालन कहते हैं। लिख लेंगे इसको। तीसरा भी स्टूडेंट्स, दूसरा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बाद में चर्चा करता हूं। फ्रिक्शन, जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु पर रगड़ा जाए, रबिंग किया जाए। जैसे अभी आपने कॉन्सेप्चुअल में पढ़ा था, शुरू में स्टार्टिंग पढ़ा था कि जब सिल्क के कपड़े पर कांच की रॉड को हम ऐसे ऐसे रगड़ते थे तो कांच जो आवेशित हो जाता था, सिल्क भी आवेशित हो जाता था। ऐसी विधि को हम फ्रिक्शन विधि कहते हैं, फ्रिक्शन मेथड कहते हैं। जब किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं, इस वस्तु को हम फ्रिक्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये के व्यवहार में आप लोगों ने देखा होगा, जो हाईली इनफ्लेमेबल मटेरियल्स जैसे ऑयल, केरोसिन ऑयल, पेट्रोलियम इत्यादि को जो ट्रक वगैरह ढोलते हैं, वो क्या करते हैं कि लोहे की पट्टियां ऊपर से बांध करके नीचे जमीन पर स्पर्श कराते रहते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं कि उनके टायर के बीच और सड़क के बीच में जो घर्षण हो, अथवा जब ट्रक, आपकी गाड़ी ट्रक चलता है तो वायु के साथ जो घर्षण होता है, जो आवेश उत्पन्न हो, वह आवेश पृथ्वी में चला जाए, जिससे आग लगने जैसे खतरे से बचा जा सके। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारी दूसरी विधि है इंडक्शन। इस विधि पर हम चर्चा विस्तार से करेंगे।
दूसरी विधि आप इसको कंडक्शन और फ्रिक्शन तो आप लिख सकते हैं। सबसे जो हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट विधि है वह है इंडक्शन, जिसको हम कहते हैं प्रेरण। इंडक्शन ये क्या है? स्पर्श कराए किए बिना, स्पर्श किए बिना अनावेशित वस्तु को, स्पर्श किए बिना अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु से आवेशित करना प्रेरण कहलाता है। स्पर्श किए बिना अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु से आवेशित करना, यानी जो अनावेशित वस्तु है उसको किसी आवेशित वस्तु स्पर्श किए बिना भी उसको अगर हम आवेशित करते हैं तो यह जो विधि होगी या मेथड होगा उसको हम इंडक्शन कहेंगे। उसको कौन सा मेथड कहेंगे? इंडक्शन कहेंगे। स्टूडेंट इसमें होता क्या, ध्यान दें। आप जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थों की रचना छोटे छोटे कणों से मिलकर होती है, जिसको हम परमाणु कहते हैं। परमाणु जो है जिसको हम अणु कहते हैं। अणु का निर्माण जो है परमाणु से हुआ है, और परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन मूल कणों से मिलकर बने हैं। यहाँ पर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है इसके नाभिक में होता है, और ये क्लोजली बाउंडेड, बहुत ही तीव्र बल के द्वारा बंधा होता है नाभिक में, और इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन होता है वह मूव करता है। इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है? मूव करता है। जब किसी आवेशित वस्तु को हम इसके पास लाते हैं, सपोज कीजिए कि हम एक रॉड ले रहे हैं और इसके पास लेकर के आ रहे हैं, तो ये क्या करेगा स्टूडेंट्स? ये क्या करेगा? जो धन आवेश है इस इलेक्ट्रॉन के इस एटम के नाभिक को रिपल करेगा। जो ये सेंटर में था अब ये सेंटर से दूर हट गया, मीनिंग दैट अब ये कुछ इस तरह से हो गया, ये कुछ इस तरह से हो गया। इधर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया और इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। अगर मैं इस तरह से कहूं कि अब ये इस तरह से हो गया, इधर धन सारे चले गए, इधर ऋण आ गए। क्यों? क्योंकि धन आवेश इसको खींच रहा था, धन आवेश ऋण को खींचा, इधर आ गए, और धन जो है प्लस को उधर किया नाभिक जिस पर धनात्मक आवेश होता है, इधर किया, धक्का दिया, ये इधर आ गया। और इसके बाद हम क्या करें कि इसको हम अर्थ कर दें, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा करके इसको न्यूट्रल कर देगा। अब इस होल बॉडी पर जो आपका ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा, अर्थात अब ये बॉडी आपकी चार्ज हो जाएगी। जैसे हम इसको आगे देखेंगे कैसे आवेशित करते हैं, ध्यान दें। ये तो मेथड आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हम एक स्फीयर लेते हैं, अनचार्ज्ड स्फीयर, यह अनावेशित गोला, अनचार्ज्ड मेटेलिक स्फीयर, अनचार्ज मेटेलिक स्फीयर है ये। और एक जो है नॉन कंडक्टिंग स्टैंड है, ये आपका इंसुलेटर स्टैंड है। और इसके समीप में एक हम सपोज करिए कि प्लस चार्ज लेकर आते हैं। अब क्या होगा? ड्यू टू रिपल्सन ये आपका जो है बन जाएगा इस तरह से। ये क्या हो गया? इसको लाने से क्या हो गया? इधर ये प्लस था, इसका इलेक्ट्रॉन सब एक जगह प्लस दूसरे साइड में। अब इसके बाद इसको यहीं पर रहने देते हैं, इस प्लस चार्ज को रहने देते हैं, और दूसरा क्या करते हैं?
इसके समीप जो इधर माइनस था, ये प्लस जो था, ये इधर हम इसको अर्थ कर दिए तो प्लस जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके जो है इसमें आ करके धन को न्यूट्रलाइज कर दिया। अब इसको क्या करते हैं, हम हटा देते हैं। इस चार्ज को हटा देंगे तो ये आपकी जो कंडक्टिंग स्फीयर था, इस पर कैसा चार्ज हो जाएगा, सब पर ऋण आवेश हो जाएगा। इस पर कैसा आवेश हो जाएगा, सब पर ऋण आवेश हो जाएगा। ये मेटल है, चारों तरफ बढ़ जाएगा। ये आपका ऋण आवेशित हो गया। उसी तरह से अगर हम इसको धनात्मक करना है तो इसके समीप ऋण आवेशित कोई छड़ ले लें। ये आपका हो गया, ये नॉन कंडक्टिंग स्टैंड। ये यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएंगे और इधर नज़दीक आपका धन आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे कि इसको यहीं पर स्थिर रखते हुए इसको क्या करेंगे, हम अर्ध कर देंगे। इसको क्या करेंगे, अर्ध कर देंगे। इसको हम क्या करेंगे, अर्ध कर देंगे। अर्ध करेंगे तो धन तो यहीं रह जाएगा और जैसे ही अर्ध करेंगे ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पृथ्वी में चला जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, मीनिंग दैट ये इस तरह से बना लेंगे। अब ये आपका ऐसे हो जाएगा और सब पर क्या हो गया, धन चार्ज हो गया। इस प्रकार ये आपका मेटेलिक स्फीयर जो है आवेशित हो गया। स्टूडेंट्स, इस तरह से प्रेरण द्वारा हम किसी वस्तु को स्पर्श किए बिना उसको चार्ज आवेशित कर सकते हैं। इसको नोट कर लें। स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लिया होगा आपने। अब चलिए कुछ प्रश्न पर आते हैं, कुछ इस पर न्यूमेरिकल देखते हैं जो पूछे जाते हैं कभी कभी। सब तरह के एक एक न्यूमेरिकल छोटे छोटे लेते हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक धातु के गोले पर एक धातु के गोले पर 2 × 10 घाते ऋण 9 कूलाम आवेश, 2 × 10 घाते ऋण 9 कूलाम आवेश अधिक है। कूलाम आवेश है। एक धातु के गोले पर 2 × 10 घाते ऋण 9 कूलाम ऋण आवेश है। ऋण आवेश है। एक धातु के गोले पर 2 × 10 घाते ऋण 9 कूलाम आवेश, कूलाम ऋण आवेश है। कूलाम ऋण आवेश है। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक हैं? इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन इस पर समान अवस्था कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक हैं? इस पर सामान्य अवस्था से स्टूडेंट्स ये ऋण आवेश है तो इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। सबसे पहली चीज यही देख लीजिए आप, कम या अधिक है, सामान्य ऋण आवेश है। ऋण आवेश है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो पहले क्या लिख देंगे, सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन अधिक है। सामान्य अवस्था से ऋण आवेश क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस पर अधिक है। लेकिन सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन अधिक है। सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन अधिक है। कितने हैं, मान लो n है, माना n है तो Q बराबर आपका दिया ही है 2 × 10 घाते ऋण 9। तो आप जानते हैं क्वांटाइजेशन थ्योरी से Q बराबर होता है n × E, तो n बराबर हो जाएगा Q/E। n बराबर क्या हो जाएगा, Q/E, यानी n बराबर कितना हो जाएगा, Q का मतलब हो गया दिया है
2 गुणे 10 घाते ऋण 9 बटे ई का मतलब है 1.6 गुणे 10 घाते ऋण 19। ये बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 10 घाते ऋण 9 गुणे 10 घाते प्लस 19। इसको घटा देंगे तो n बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10 घाते 10 हो गया बटे 1.6, या सॉल्व करेंगे ये ऊपर 20 हो जाएगा, लाइट डेसिमल बना लें इसको। n बराबर हो जाएगा 20 बटे 16 गुणे 10 घाते 10, 20 बटे 16 गुणे 10 घाते 10। इसको भाग दे दें इसमें। चलिए इसको सॉल्व करिए। ये 20 तो n बराबर होगा 16 एकम 16 और 4 20, अरे 20 भागे 16 कर दें, 16 एकम 16 और 4.0, 16 दूनी 32, 8, 16 25 80, यानी 1.25 गुणे 10 घाते 10 इलेक्ट्रॉन। समान अवस्था से ये कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, 1.25 गुणे 10 घाते 10 इलेक्ट्रॉन। समान अवस्था से 1.25 गुणे 10 घाते 1.25 गुणे 10 घाते 10 इलेक्ट्रॉन अधिक है। नोट कर लें इसको, नोट कर लें। तो अगला क्वेश्चन नोट कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन जो बहुत पूछा जाता है आपसे, कंपटीशन में पूछा जाता है, आपको याद रखना चाहिए। क्या क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेश उत्पन्न करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 2, एक कूलाम आवेश के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। एक कूलाम आवेश के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। स्टूडेंट्स आसान क्वेश्चन है, याद रखना इसको। क्या, Q बराबर है 1 कूलाम और n बराबर कितना पूछा है, n का मान पूछा है, और इलेक्ट्रॉन पर आप जानते हैं कि चार्ज कितना होता है, 1.6 गुणे 10 घाते ऋण 19 कूलाम। तो क्या हो जाएगा, इसी से रख लें, इतने कूलाम एक इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इतना कैसे होगा, एक कूलाम कितना होगा, या ऐसे लिख सकते हैं सिंपल, Q बराबर होता है n इंटू ई, तो n बराबर हो जाएगा Q बाई ई, Q बाई ई, यानी ये हो गया आपका Q 1.6 गुणे 10 घाते ऋण 19 कूलाम बटे, सॉरी Q का मान 1 दिया है, 1 कूलाम, 1 बटे 1.6 गुणे 10 घाते ऋण 19, या n बराबर आपका हो जाएगा, ये लाइट डेसिमल बदल लूँ तो ये हो जाएगा 10 बटे 16 गुणे 10 घाते 19, या n बराबर हो जाएगा 10, 100 कर दें, गुणे 10 घाते 18 हो जाएगा बटे 16, n बराबर होगा 16 छक्का 96, ये आएगा 6.25 गुणे 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉन जब होगा तो ये कूलाम आवेश बनाएगा। नोट कर लें इसको, नोट करिए। नोट कर लिया। चलिए अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, पास करके नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10 घाते 9 इलेक्ट्रॉन दूसरे पिंड में
पिंड में स्थानांतरित होते हैं तो यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन दूसरे पिंड में स्थानांतरित होते हैं तो 1 कूलाम आवेश 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण के लिए 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण के लिए कितने समय की आवश्यकता होगी? एक कूलाम आवेश के स्थानांतरण के लिए कितने समय की आवश्यकता होगी? फिर से देखें प्रश्न को। यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन दूसरे पिंड में स्थानांतरित होते हैं तो 1 कूलाम आवेश का स्थानांतरण के लिए कितने समय की आवश्यकता, यानी कितने समय में स्थानांतरित होंगे ये? स्टूडेंट्स ध्यान दें इसको। n बराबर दिया है, n बराबर दिया 10⁻9 इलेक्ट्रॉन और t का मान दिया है 1 सेकेंड। Q बराबर आपका दिया है 1 कूलाम। पहले तो यह निकालें हम, चूंकि 1 सेकेंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, इसलिए 1 सेकेंड में स्थानांतरित आवेश, 1 सेकेंड में स्थानांतरित आवेश Q बराबर होगा आपका n इंटू ई। तो ये कितना आवेश स्थानांतरित होगा? 10⁻9 गुणे 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम, यानी ये हो जाएगा आपको अगर सॉल्व करेंगे तो 1.6 गुणे 10⁻10 कूलाम। 1 सेकेंड में 1.6 गुणे 10⁻10 कूलाम आवेश स्थानांतरित होता है। यानी इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, इसको लिखेंगे चूंकि 1.6 गुणे 10⁻10 कूलाम आवेश स्थानांतरित होता है, कूलाम आवेश स्थानांतरित होता है 1 सेकेंड में, इसलिए 1 कूलाम आवेश स्थानांतरित होगा 1/1.6 गुणे 10⁻10 सेकेंड, या यही आपका हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, इसको 10/16 कर दें गुणे 10⁻10 सेकेंड, या यही हो जाएगा 10/16, 100/16 कर दें गुणे 10⁻9 सेकेंड, या ये आपका हो जाएगा 16 छक्का 96, 6.25 गुणे 10⁻9 सेकेंड, 6.25 गुणे 10⁻9 सेकेंड। स्टूडेंट्स इसको चाहे तो आप वर्षों में भी लिख सकते हैं, अगर चाहे तो वर्षों में लिख सकते हैं। ये अगर चाहें तो ये इसको कर दें 6.25 गुणे 10⁻9 बटे 365 दिन होता है एक वर्ष में, गुणे 24 गुणे 60 कर दें और इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग आएगा 198 वर्ष, 198 वर्ष आएगा। नोट कर लें स्टूडेंट्स को। लिख लिया स्टूडेंट्स। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 1 कप जल में, ये आपके एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी का है,
एक कप जल में कितने धन या ऋण आवेश होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक कप जल में कितने धन या ऋण आवेश हैं। एक कप जल में कितने धन या ऋण आवेश हैं। स्टूडेंट्स, सामान्य रूप से माना जाता है एक कप जल जो होता है वह जो होता है 250 ग्राम। एक कप जल बराबर होगा 250 ग्राम। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो जो सामान्य रूप से माना जाता है एक कप जल का मतलब होगा, हम लेंगे यहाँ 250 ग्राम जल। यानी 250 ग्राम जल में मोलों की संख्या क्या हो जाएगी। 250 ग्राम जल में मोलों की संख्या, पहले मोल निकालें। मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्यों हम निकालते हैं कि हम ये निकालेंगे कि एक मोल जल में जो जल के अणुओं की संख्या होती है वह एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगी। एक मोल जल में या एक मोल किसी पदार्थ में जो अणुओं की संख्या होती है वह एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगी। तो सबसे पहले हम मोलों की संख्या निकालें। मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, गिवन मास बटे मोलर मास, मीनिंग दैट ये हो जाएगा 250 बटे मोलर मास कितना होगा H2O का, ये हो जाएगा आपका 1 × 2 धन 16 बराबर हो जाएगा 18। ये हो जाएगा बटे 18, 250 बटे 18 लिखेंगे। चूंकि आगे लिखेंगे चूंकि चूंकि एक मोल जल में जल के अणुओं की संख्या बराबर एवोगाड्रो नंबर की संख्या के बराबर होता है। मीनिंग दैट ये हो जाएगा आपका 6.02 × 10⁻23। स्टूडेंट्स, किसी भी पदार्थ के एक मोल में अणुओं की जो संख्या होती है एवोगाड्रो नंबर के बराबर होती है। तो हमने यहाँ पर जल लिया है तो इसलिए जल लिखा है। एक मोल जल में जल के अणुओं की संख्या, ठीक, इसलिए कितने मोल हैं आपके 250 बटे 18 मोल में, इसलिए 250 बटे 18 मोल जल में अणुओं की संख्या बराबर हो जाएगा आपका 250 बटे 18 × 6.02 × 10⁻23। अब स्टूडेंट देखते हैं एक अणु जल के एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हैं। लिखेंगे जल के एक अणु में इलेक्ट्रॉनों अथवा, चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा या नंबर ऑफ ऋण आवेश बराबर धन आवेश बराबर होगा, इलेक्ट्रॉनों अथवा प्रोटॉनों की संख्या एक अणु में कितना होगा H2O। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आप जानते हैं, इसमें एक, ये मिल करके 2 हो जाएगा, इसमें 8 होते हैं, बराबर हो गया 10 इलेक्ट्रॉन होगा या यही इतना क्या होगा प्रोटॉन भी होगा। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए एक मोल जल में इलेक्ट्रॉनों अथवा प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों
अथवा प्रोटॉनों की संख्या। ये 10 से गुणा कर दें। जब एक अणु में इतना है तो 1 मोल में कितने होंगे? इतने आपके इतनी अणु है। एक अणु में जब इतना है तो 10 में कितना? 10 से गुणा कर दें इसमें। ये हो जाएगा आपका 250 बटे 18 गुणे 10 गुणे 6.02 गुणे 10 घाते 23। अतः 250 ग्राम जल में धन या ऋण आवेश, अतः 250 ग्राम जल में धन या ऋण आवेश। आप जानते हैं क्यू बराबर होता है यानी एन का मान ऊपर दिया है, ई का मान रख दें। स्टूडेंट इसको नोट कर लें। नोट करें पहले तो हल करते हैं। एक लाइन ऊपर मिटाएंगे, इसको नोट करें जल्दी से। नोट करिए इसको। ये होगा कितना? Q बराबर होगा N इंटू ई। इसको लिखेंगे Q बराबर कितना होगा? Q बराबर होगा N इंटू ई। तो N का मान कितना हो गया आपका? 250 बटे 18 गुणे 10 गुणे 6.02 गुणे 10 घाते 23 गुणे ई का मान 1.6 गुणे 10 घाते ऋण 19 हो जाएगा 1.6 गुणे 10 घाते ऋण 19। इतना कूलाम आएगा। इसको अगर स्टूडेंट आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.37 गुणे 10 घाते 7 कूलाम। स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 18 ये लाइक डेसिमल पर 180 हो जाएगा। ये 10 से कटिएगा 16 बटे 18। 16 बटे 18 को आप सॉल्व करेंगे 2 9 18 2 8 16 हो जाएगा, 9 आएगा। उसके बाद भाग दे करके आप देख लेंगे ये लगभग आएगा 1.37 गुणे 10 घाते 7 कूलाम। नोट कर लें इसको, नोट कर लें। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 2 माइक्रोकूलाम तथा 6 माइक्रोकूलाम के आवेश। क्वेश्चन नंबर 5। 2 माइक्रोकूलाम तथा 6 माइक्रोकूलाम आवेश को स्पर्श कराया जाता है। दो माइक्रोकूलाम तथा 6 माइक्रोकूलाम आवेश को स्पर्श कराया जाता है। स्पर्श कराने के बाद प्रत्येक आवेश के पिंड को लिख दें। आवेश के पिंड को स्पर्श कराया जाता है। स्पर्श कराने के बाद प्रत्येक पिंड पर आवेश की मात्रा बताइए। प्रत्येक पिंड पर आवेश की मात्रा बताइए। आप जानते हैं एक सूत्र अभी मैं आपको बताया था। स्पर्श कराने के बाद प्रत्येक पिंड पर आवेश की मात्रा स्पर्श कराने के बाद प्रत्येक पिंड पर आवेश की मात्रा ये बराबर क्या था? Q1 प्लस Q2 डैश डैश Qn बटे n
आप जानते हैं क्यू डैश बराबर क्या हो जाएगा, दो ही पिंड हैं, 2 माइक्रोकूलाम प्लस 6 माइक्रोकूलाम, ये बटे 2 हो जाएगा। तो क्यू डैश बराबर हो 6 2 8 माइक्रोकूलाम बटे 2 बराबर 4 माइक्रोकूलाम, ये बराबर हो जाएगा 4 माइक्रोकूलाम। स्टूडेंट इसको नोट कर लें। तो एक क्वेश्चन और मिटा दें इसको। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। 2 छात्र ने निम्नलिखित कथन लिखा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 2 छात्र ने निम्नलिखित कथन लिखा। निम्न कथन लिखा। पहला, धातु के गोले पर धातु के गोले पर 5 गुणे 10 घाते ऋण 18 कूलाम आवेश है। धातु के गोले पर 5 गुणे 10 घाते ऋण 18 कूलाम आवेश है। और दूसरा क्या लिख रहा है? धातु के गोले पर 8 गुणे 10 घाते ऋण 18 कूलाम आवेश है। अब पूछता है कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? स्टूडेंट्स, क्वांटाइजेशन लॉ के अनुसार या क्वांटाइजेशन थ्योरी के अनुसार आप जानते हैं कि Q बराबर होता NE, n का मान पूर्णांक होना चाहिए। n का मान कैसा होना चाहिए? पूर्णांक। n जो है पूर्णांक होना चाहिए। इसको हम सॉल्व करते हैं इस सूत्र से। अगर जिसके लिए n का मान पूर्णांक होगा वो सही होगा, और जिसके लिए n का मान पूर्णांक नहीं आएगा, भिन्न आएगा, वो गलत होगा। तो यानी n बराबर क्या होगा? n बराबर होगा Q बटे E। पहले के लिए लिखते हैं 5 गुणे 10 घाते ऋण 18 बटे 1.6 गुणे 10 घाते ऋण 19, ये बराबर हो जाएगा 50 बटे 16। लाइक डेसिमल बदल ले रहे हैं। गुणे 10 घाते ऊपर अगर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 घाते ऋण 18 19, ये हो जाएगा 9। सॉरी, इसको है 10 घाते ऊपर जाएगा इंटू 10 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 500 बटे 16। हम कैसे लिखें इसको ध्यान दें। इसको ऊपर लिया 19 धन और ये ऋण, तो ये हट जाएगा, कट जाएगा। 18 19 में 18 घटाएंगे 1 हो जाएगा, यानी 10 बचेगा। इसको सॉल्व अगर करेंगे तो क्या आएगा आपका? 4 चौक 16 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20, और या इसको काट दें 4 तिहाई 12 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20। ये क्या है? भिन्नात्मक। अतः लिखेंगे ये क्या है? भिन्नात्मक। अतः कथन गलत है। अतः कथन गलत है। दूसरे के अनुसार निकाल लें। n बराबर Q बटे E। ये बराबर कितना होगा? 8 गुणे 10 घाते ऋण 18 बटे E का मान 1.6 गुणे 10 घाते ऋण 19। इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा? ये हो जाएगा 80 बटे 16 कर दें, गुणे 10 हो जाएगा।
ये हो जाएगा 16 पची 80 यानी 50। ये क्या है? पूर्णांक है, लिखेंगे अतः कथन सत्य है। अतः कथन सही है। स्टूडेंट्स, इस प्रकार जो दूसरे छात्र का कथन है कि धातु के गोले पर 8 × 10⁻18 कूलाम आवेश है, यह कथन सत्य है। स्टूडेंट्स, इस तरह से आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप इससे संबंधित आपकी पुस्तक में जो भी प्रश्न दिए गए हैं उसको सॉल्व कीजिए और आप सभी अध्ययन करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।